नमस्कार छात्रों। देखिए, अभी जो हमने एक इससे पहले वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, इससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु पीएन कोचिंग सेंटर में। आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आगे हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और आप सभी को मैं बताता हूँ कि जो पिछली क्लास में मैंने आपको पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि जैव अणु में क्या क्या होते हैं, जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज और फैक्ट्रोज और आपका जो है कई सारे ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो एक कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हर एक चीज़ में पाया जाता है, ठीक है। जैसे अनाज वगैरह हो गए, जितने भी अनाज हैं वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे पीएन कोचिंग सेंटर में, ठीक है। और ये हमारा जो है जैव अणु का दूसरा वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अभी तो हमने पढ़ लिया था कि ग्लूकोज और फैक्ट्रोज वगैरह क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अगर जो बच्चे नए हैं तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके विषय में जानेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनके गुणों के विषय में समझेंगे, फिर आगे और भी चीज़ों को हम आसानी से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज गंधहीन, स्वाद में मीठा, गन्ने की शक्कर से कम, मतलब गन्ने में जो शक्कर होता है वो कम, तथा सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है। ग्लूकोज क्या है? स्वाद में मीठा होता है, गंधहीन होता है और ये क्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टली ठोस का मतलब जैसे एक एक ठोस होता है, एक क्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टली ठोस का मतलब है जैसे अगर बुरादा आप कर देते हैं, जब आप उनको तोड़ देते हैं, जैसे चीनी होता है, चीनी को अगर आप एक एक तरह से देखेंगे, आप अगर हाथ पे लेके रगड़ेंगे उसको तो आपको दरदरा सा महसूस होगा। तो वो जो पदार्थ होता है वो क्रिस्टली होता है, उसकी कोई सेम संरचना नहीं होती है, वो अलग अलग संरचना में रहते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रिस्टली संरचना या क्रिस्टली ठोस बोलते हैं। इसमें क्रिस्टलन जल का एक अणु होता है तथा इसका गलनांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अल्कोहल से क्रिस्टलन द्वारा प्राप्त निर्जल ग्लूकोज का गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में पूर्ण विलेय तथा अल्कोहल में अल्प विलेय होते हैं। आप अगर ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण विलेय हो जाएगा, पूरी तरह घुल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे अल्कोहल यानी शराब या अल्कोहल में इसे जब आप घोलते हैं तो ये बहुत जल्दी नहीं घुलता है, बहुत अल्प विलेय होता है। और अगर आप इसकी गलनांक की बात करेंगे तो गलनांक इसका 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो निर्जलीय ग्लूकोज का जो गलनांक होता है, मतलब अगर देखेंगे इसमें दो तरह का होता है। एक अणु इसमें जो है जल पाया जाता है, तो उसका जो गलनांक होता है वो होता है आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब इसको निर्जल कर देते हैं, जब आप इसमें से पानी निकाल देते हैं, तो इसका जो गलनांक होता है 146 डिग्री टेम्परेचर इसका गलनांक होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको भौतिक गुण? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्वाद में लिख सकते हैं कि ये स्वाद में मीठा होता है, गंध में ये गंधहीन होता है, गलनांक इसका जो निर्जल में होता है, ठीक है, ये आपका होता है जब आप इसको जल युक्त होता है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। जब ये निर्जल होता है तो ये आपका 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो है जल में पूर्ण तरह से विलीय होता है और अल्कोहल में ये अल्प विलीय होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ग्लूकोज प्रकाश सक्रिय दक्षिण घूर्णक पदार्थ है जो प्रकाश के ध्रुवण तथा को को दाहिनी ओर घुमाता है। ध्रुवण को किसकी ओर घुमाता है? दाहिनी तरफ घुमाता है। इस कारण ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोज क्यों कहते हैं, तो जो प्रकाश का ध्रुवण होता है ये उसको दाहिनी तरफ घुमाता है, इसी तरह से इसको हम डेक्स्ट्रोज कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के इस गुण को प्लस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। ग्लूकोज को जब दाहिनी तरफ वो प्रकाश को ध्रुवण को घुमाता है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में ग्लूकोज प्रकाश सक्रिय दक्षिण ध्रुवक पदार्थ होता है और ये क्या दाहिनी तरफ घुमाता है। प्रकाश की जो पोलराइज लाइट होती है उसको दाहिनी तरफ घुमाता है। इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोज कहते हैं। ग्लूकोज के इस गुण को हम किससे दर्शाते हैं? प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अल्कोहल द्वारा क्रिस्टल में प्राप्त ग्लूकोज को ताजे बने जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन
प्लस 111 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कुछ समय के कमरे में बंद पर रखने से कम होकर प्लस 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार को पीरिडीन से क्रिस्टल किए गए ग्लूकोज के जली विलयन को विशिष्ट घूर्णन प्लस 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके घूर्णन के बारे में समझाया जाता है कि घूर्णन क्या होता है और घूर्णन किस तरह से ये करते हैं। तो जब ये घूर्णन करते हैं तो इनकी जो दर बदर जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंस होती चली जाती हैं, यानी बदलती चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है, उसके बाद आपका दिया है जब आप इसमें क्रिया कराते हैं तो आपका पड़ेगा विवर्ती रूप, और इसमें बीटा डी ग्लूकोज 90 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बदलता यहाँ से चला जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस 111 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके बाद आपका 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो जाता है, और फिर जब आप इसको बीटा डी ग्लूकोज की तरफ करते हैं तो प्लस 90 डिग्री और बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसकी जो मूवमेंट है, इसका जो कोण है वो बदलता रहता है। ठीक है, आई होप को ये चीज़ें आपको भौतिक गुण समझ में आ गया होगा। भौतिक गुण बहुत ही आसान है, ग्लूकोज के बारे में अगर आपको लिखना है भौतिक गुण के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें क्लियर की है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो ग्लूकोज का सामान्य रचनात्मक सूत्र निम्न है। अगर आप ग्लूकोज का सामान्य रचनात्मक सूत्र देखेंगे तो इसमें एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, बाकी जो है OH और एक हाइड्रोजन ग्रुप के साथ जुड़े रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन हो गया, ये क्या है आपके सारे कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसका सूत्री होता है C6H12O6 होता है। तो अगर आप किसी तरह से भी इसको काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन आपका 12 आएगा, ऑक्सीजन आपका 6 आएगा, और कार्बन भी इसका 6 आएगा। तो इस तरह से इसका क्या होगा, नामकरण आप कर सकते हैं, और ये इसका रासायनिक सूत्र है। आप इसको आसानी से देखिए, ये इसको बिल्कुल आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इस सूत्र के आधार पर इसमें एक एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप है। देखिए जैसे ये जो ग्रुप है आपका, ये CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है तथा 4 द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है। एक क्या है आपका प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है। प्राथमिक अल्कोहलिक का मतलब होता है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ जो है अल्कोहलिक समूह है, और 4 जो है आपका द्वितीयक हो गया, जैसे 1 2 और 3, और एक आपका इधर हो गया 4। तो 4 जो है आपका द्वितीयक अल्कोहलिक समूह हो गया। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है तथा 4 द्वितीयक अल्कोहलिक समूह होते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज एल्डिहाइड तथा अल्कोहल दोनों के साथ समान गुण देता है। जब आप यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप समूह है और एक जो है प्राथमिक अल्कोहलिक है, दूसरा जो है एक 4 द्वितीयक समूह अल्कोहलिक समूह है, तो इस तरह से इस प्रकार ग्लूकोज एल्डिहाइड तथा अल्कोहल दोनों के समान गुण देता है। अल्कोहल तथा इसके जो एल्डिहाइड हैं, इसके दोनों का क्या करता है, समान गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये चित्र देख के, ये जो इसका स्ट्रक्चर देख के आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कि ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज आखिर कहती क्या है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि रासायनिक जो गुण होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसके पहले तो हमें सूत्रों के जो स्ट्रक्चर था उसको समझना था। अब हम समझेंगे कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहले हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH की अभिक्रियाओं के बारे में से, रिएक्शन ऑफ ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप। तो अल्कोहलिक ग्रुप जो -OH यानी OH ग्रुप जो है उसके साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या गुण बनते हैं। तो देखिए एसिटिलीनीकरण, जब आप एसिटिलीनीकरण करते हैं तो इसमें क्या मिलता है, ग्लूकोज को एसिटिलीन क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। जब आप एसिटिलीन क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोज क्या बनाता है, पेंटा एसीटेट बनाता है। अतः ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं जो पृथक पृथक कार्बन पे उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज का जो है 5 समूह होता है। तो अब आप इसको पृथक पृथक करके हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया है, ये इसका ग्लूकोज है। ग्लूकोज को देखिए यहाँ पे अलग अलग किया गया है, तो ये ग्लूकोज की संरचना हो गई पूरा। ठीक है, एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CHOH और का होल 4 और CH2OH दिया है।
प्लस आप जब एसिटिल क्लोराइड से आप क्रिया कराते हैं 5 भाग इसमें जो है एसिटिल क्लोराइड लेते हैं CH3COCl, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब आप Zn और Cl2 यानी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब ये क्रिया कराते हैं तो आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जो है पेंटा एसीटेट आपका बन के तैयार हो जाता है। प्लस आपका क्या बन जाता है 5HCl, यानी 5 भाग आपका क्या निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये पूरा रिएक्शन आपका यहाँ से संपूर्ण होता है। यहाँ पे देखिए CHO यानी ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका एसिटिल क्लोराइड हो गया। जब आप इसको क्रिया कराते हैं तो इस तरह से ये आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन के तैयार हो जाता है, प्लस 5 भाग आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड से जब आप क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड से जब क्रिया कराते हैं तो आपका देखिए ये जो भाग है आपका CHO और ये जो क्रिया कराते हैं हम लोग 5CH3CO का होल ट्वाइस हो, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको जब क्रिया कराएंगे तब भी आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है और आपका प्लस CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाता है। जो सिरका है वो यहाँ से आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है ये आप दोनों क्रियाओं को समझें कि जब आप एसिटिलीन क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तब भी आपका जो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है। जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तब भी आपका जो है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है और साथ में एसिटिक अम्ल आपका बाहर निकलता है। ठीक है, आपको 2 पदार्थ यहाँ पे मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो सूत्र होता है PCl5 और इसको ट्राइक्लोराइड की अगर हम बात करें तो PCl3। तो ये 2 तरह के कंपाउंड बनाता है फास्फोरस। तो जब आप ग्लूकोज को PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब आप क्रिया करते हैं तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनाता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के 5 OH समूह उपस्थित हैं। देखिए पेंटाक्लोरो समूह आपका पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनाता है। देखिए CHOCH ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, आप ग्लूकोज को नॉर्मल सूत्र में भी लिख सकते हैं लेकिन इसको अलग अलग करके लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो एक एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अलग किया गया है। बाकी CHOOH का होल 4 CH2OH। अब इसको 5 PCl5 यानी 5 जो है पेंटाक्लोराइड आपको जब क्रिया करेगा तो आपका यहाँ पे एक रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है CHCl का होल 4 CH2Cl प्लस 5POCl3 प्लस 5HCl। तो ये जो यहाँ तक जो आपका जो ये सूत्र है ये किसका है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज का सूत्र है। पहले ग्लूकोज हुआ फिर पेंटाक्लोरोग्लूकोज आपका यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेंटाक्लोरोग्लूकोज को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जैसे आपका सोडियम वाले जो धात्विक ऑक्साइड, कैल्शियम वाले, तो ये जो जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनके साथ जब क्रिया करता है तब ये क्या बनता है। तो ग्लूकोज धात्विक ऑक्साइडों जैसे CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, मतलब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपका यहाँ पे है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड हैं इनके साथ जब आप क्रिया कराते हैं, आज से अपक्रिया करके धात्विक लवण बनाता है। यह अपक्रिया ग्लूकोज का लवणीकरण भी करती है, कहलाती है। तो मतलब जब आप इन तत्वों के साथ जब आप क्रिया कराते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, बेरियम हाइड्रोक्साइड से, उसके बाद आपका स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से, फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड से जब आप इनकी क्रिया कराते हैं तो इसका क्या होता है, धात्विक लवण बनाता है और इसी क्रिया को हम कहते हैं कि ग्लूकोज का लवणीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो जब आप ग्लूकोज का लवणीकरण करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा C6H12O5 और एक भाग आपका OH यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि इसको हमें क्या करना है, H के साथ क्रिया कराना है। ये समझने के लिए है। देखिए चीज़ें तो सेम है, ये ग्लूकोज है पूरा, अगर यहाँ से करेंगे तो ये ग्लूकोज है, तो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया और यहाँ से हमने एक क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो OH आपका बन के तैयार हो गया, यानी एक OH को हमने बाहर निकाला है। प्लस आपका एक हाइड्रोजन जब आप क्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसको तोड़ेंगे CaOH का होल ट्वाइस, तो 2 भाग है ये, मतलब एक ये हो गया OH और एक OH हो गया, तो इसको अलग अलग हमने तोड़ रखा है। और उसके बाद जब क्रिया कराते हैं तो आपका कौन सा कंपाउंड बनता है,
ये बनता है। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। C6H11O5 इंटू O यानी COOH प्लस आपका H2O गैस बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट बोलते हैं। इसका जो नाम है कैल्शियम ग्लूकोसेट, और प्लस एक भाग आपका पानी निकलता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने अपने जो क्रियाओं के साथ क्रिया कर लेते हैं, और पुनः जो है एक कैल्शियम ग्लूकोसेट और एक भाग पानी आपका बाहर निकला जाता है। आगे हम लोग कुछ और इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे उपरोक्त अपक्रिया से स्पष्ट है कि ग्लूकोज एक दुर्बल अम्ल है तथा इसमें उपस्थित 5 OH यानी अल्कोहल समूह में एक अल्कोहल समूह 4 अल्कोहल समूह से भिन्न प्रकृति का होता है। कैल्शियम ग्लूकोसेट पानी में विलेय है, जबकि कैल्शियम फ्रैक्टोसेट अविलेय है। अतः इस अपक्रिया के द्वारा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। कैल्शियम ग्लूकोसेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने व पुनः स्वतंत्र ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। अगर आप इसी में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया कैल्शियम ग्लूकोसेट, अगर इसी में आप CO2 गैस प्रवाहित कर देते हैं तो आपका दोबारा कौन सा चीज़ बन जाएगा, ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन के साथ मिल जाता है, यानी CO2 जो होता है वो उसके साथ अपक्रिया करके अलग तरह का कंपाउंड बना लेता है, और आपका जो ग्लूकोज है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो मैंने आप सभी को बताया। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, एल्डिहाइड के साथ क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि एल्डिहाइड ये खासा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बारे में भी पूछा जाता है कि एल्डिहाइड क्या कहलाता है। देखिए एल्डिहाइड की अभिक्रियाओं के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला हम इसका देखिए अपचयन यानी रिडक्शन वाली क्रिया को समझेंगे। अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। तो सोडियम अमलगम तथा जल यानी NaGH या H2, ये सोडियम अमलगम का सूत्र होता है। NaHG का हाफ H2O, यानी ये सोडियम अमलगम का सूत्र होता है। जिनको नहीं पता है आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये सोडियम अमलगम का सूत्र होता है। ठीक है, द्वारा ग्लूकोज अपचयित होकर सर्बिटोल देता है, जो एक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है। जब आप इसको सोडियम अमलगम के साथ क्रिया कराते हैं तो ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, सर्बिटोल देता है, जो कि एक क्या होता है, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का एक तरह से कंपाउंड है। ठीक है, देखिए ये जो ग्लूकोज है, यहाँ तक तो हमने ग्लूकोज लिख रखा है, CHOH को आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको रिएक्शन बड़ा आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपका 2H, जब आप सोडियम अमलगम के साथ क्रिया कराते हैं, ये इसका नाम है सोडियम अमलगम NaHG, उसके बाद आपका H2O, हाफ H2O आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब आप क्रिया कराते हैं तो आपको बनता है कि CH2OH, उसके बाद CHOH का होल 4, इसके बाद CH2OH, इसका नाम है सार्बिटोल। सार्बिटोल इसका पूरा नाम क्या है, सार्बिटोल। तो इस तरह से जैसे सोडियम अमलगम से क्रिया कराया, आपको उसके साथ जोड़ना है 2 हाइड्रोजन के साथ, तो आपको यहाँ पे बनेगा सोडियम सार्बिटोल बनेगा, जो कि क्या है, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का एक रूप है। ठीक है, अगला गुण हम इसका देख लेते हैं, अपचायक गुण। यानी अपचायक मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालने का गुण क्या है, रिडक्सिंग नेचर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो एल्डिहाइड समूह होने के कारण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण शीघ्र होता है। एल्डिहाइड समूह है, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि CHO एक तरह से एल्डिहाइड ग्रुप समूह है, तो ग्लूकोज जो है एक एल्डिहाइड समूह होने के कारण इसका ऑक्सीकरण शीघ्र होता है तथा यह प्रबल अपचायक का कार्य करता है। प्रबल अपचायक का कार्य करता है, इसको हम एक एक करके जानेंगे। यह दुर्बल ऑक्सीकरक पदार्थ जैसे ब्रोमीन, जल क्लोरीन, सोडियम हाइपोब्रोमाइड यानी NaOBr, इसको सोडियम हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं, को अपचयित कर स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आपका ये रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, ये आपका ग्लूकोज हो गया यहाँ तक, CHOH का हो 4 इंटू CH2OH, और इसका जब आप ऑक्सीकृत कराते हैं, इसका जब आप रिडक्शन कराते हैं तो आपका बनता है Br2 प्लस H2O। ये ब्रोमीन का पानी है, ये ब्रोमीन का जल है, यानी Br2 प्लस H2O। जब आप इसको कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है COOH इंटू CHOH का 4 इंटू CH2OH। तो ये जो है वो आपका यहाँ से जुड़ जाता है, ये यहाँ पे आपका जुड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इसका एक अपचायक गुण भी होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो चीज़ों को और भी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम और भी वीडियो को इसके आगे भी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होता है और पेप्टाइड प्रोटीन क्या होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो अभी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद।